स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। जैसा कि मैंने कहा था और उसी के चलते प्रस्तुत है आपके लिए ये छोटी कहानी। शुरू करने से पहले चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में बताइएगा कि आप कहां से और किस समय ये देख रहे हैं। इससे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और यूट्यूब अन्य लोगों को भी ये कहानी रिकमेंड करेगा। साथ ही अब तक जितने भी लोगों ने कमेंट किया है उनके उत्तर इस कहानी के अंत में दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे सिपाही जीवन का पहला ही दिन था जब कुख्यात लुटेरा मंसूर पकड़ा गया। पुलिस स्टेशन में हम सब उसे घेरे हुए थे। उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे और उसके बिना दांतों के पोपले मुंह पर उस हालत में भी कोई खास परेशानी के भाव नहीं थे, बल्कि उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उसे एक अधेड़ व्यक्ति कृपाशंकर और उसकी पत्नी सरला ने पकड़ा था। उन दोनों के ही बयान कलमबंद किए जा चुके थे। जैसे ही ये मेरी दुकान में घुसा वैसे ही मैं इसके इरादे भांप गया था। कृपाशंकर ने अपनी सिगरेट का कश लेते हुए कहा। इसकी चाल ढाल ही शरीफ आदमी जैसी नहीं थी। तब अंधेरा हुआ ही था। दुकान में उस समय मैं अकेला ही था। मैंने नई बस्ती में भी पिछले साल ही मकान बनाया है। उसके बाहरी हिस्से में ही मैंने बेकरी की दुकान खोल रखी है। आपने देखा ही होगा कि मेरी दुकान नई बस्ती की सबसे शानदार दुकान है। लेकिन चूंकि अभी बस्ती पूरी तरह से बनी नहीं है तो इसलिए दिन में तो अच्छी ग्राहकी हो जाती है, लेकिन रात में इक्का दुक्का ग्राहक ही आते हैं। फिर भी मैं कभी रात के 10 बजे से पहले दुकान बंद नहीं करता। आखिरकार शटर गिराकर घर में ही तो घुस जाना है मुझे। और घर में आपका बयान लिया जा चुका है मिस्टर कृपाशंकर। इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप ने उसकी वाचालता को ब्रेक लगाते हुए कहा। उसके मुताबिक लगभग 7 बजे, यानी अब से आधा घंटा पहले, यह आदमी आपकी दुकान में प्रविष्ट हुआ और इसने पिस्तौल की नोक पर आपको लूटने की कोशिश की। बिल्कुल ठीक इंस्पेक्टर साहब। कृपाशंकर ने चुटकी बजाकर सिगरेट की राख झाड़ी और फिर कैदी मंसूर को गुस्से भरी सख्त निगाहों से घूरते हुए बोला। लेकिन मैं इसकी पिस्तौल देखकर डरा नहीं। मैंने सही मौके के इंतजार में डरने का नाटक अवश्य किया था। इसने पिस्तौल की नोक पर मुझे गले से नोट निकालने के लिए कहा। इसकी पिस्तौल मेरी ओर तनी हुई थी। इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप ने इस बार तसल्ली से उसकी बात सुनी और फिर कहा। हम्म, यानी आप जब गले में से नोट निकालने के लिए झुके तभी पीछे से आपकी पत्नी आ गई और वो इस लुटेरे को देखकर चिल्ला पड़ी। लुटेरा एकदम मुड़ा और बस ठीक उसी समय मैं इस पर झपट पड़ा। कृपाशंकर ने छाती फुलाकर कहा। इसके हाथ से पिस्तौल छीनकर मैंने इसे नीचे पटक दिया और धमकाया कि अगर इसने ज्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश की तो सारी हड्डियां तोड़ कर रख दूंगा। इसे भी शायद उतनी सी देर में ही मेरी ताकत का कुछ अंदाजा हो गया था। बस उसके बाद तो ये एकदम चूहे की तरह डर गया। कैदी ने दीवार के साथ लगी बेंच पर पहली बार पहलू बदला। मेरे पास खड़ा हवलदार पांडुरंग धीरे से बुदबुदाया। ये कृपाशंकर तो बड़ा ही जीदार आदमी निकला। क्यों मिसेस शंकर? इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप ने महिला से पूछा। आपके बयान के मुताबिक भी सारी घटना इसी प्रकार घटी है? जी हाँ। सरला ने धीरे से अपना सिर हिलाकर दबे स्वर में कहा। जब इन्होंने इस बदमाश को काबू कर लिया तो मुझे पुलिस को फोन करने को कहा। अब अगर आपका काम खत्म हो गया हो तो हमें इजाजत दीजिए। कृपाशंकर बोला। दुकान पर कोई नहीं है। इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप सिंह से इजाजत लेकर कृपाशंकर बाहर की ओर चल दिया। उसकी पत्नी उसके पीछे थी। कमरे से बाहर निकलने से पहले सरला ने एक नज़र कैदी मंसूर की तरफ डाली, फिर तेजी से अपने पति के पीछे बाहर निकल गई। साला गपोड़ शंख,
उनके जाने के बाद मंसूर अजीब ढंग से मुंह बिचकाकर बोला, ये इस औरत की ही हिम्मत थी जिसकी वजह से मैं गच्चा खा गया और फंस गया, वरना इस साले की तो मुझे देखते ही गिग्गी बन गई थी। ये साला तो डर के मारे कांप रहा था। वो तो औरत ने जब अचानक पीछे से मुझ पर हमला करके मेरी पिस्तौल गिरा दी तो इस साले को भी होशियारी आ गई और ये भी मुझ पर झपट पड़ा। लेकिन अल्लाह की कुदरत भी अजीब है। न जाने इस बूढ़े लंगूर के पल्ले ये जवान हूर क्यों बांध दी। उसने अजीब ढंग से अपना सिर हिलाया। मंसूर ने अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर लिया था। पिछले 1 साल से वो लूट मार की वारदातें कर रहा था। उससे पहले वो बलिया जिले का कुख्यात अपराधी था। किंतु जब वहां की पुलिस बुरी तरह हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई तो वहां से भागकर इस शहर में आ गया। यहाँ की पुलिस उसकी लूट मार की वारदातों से तंग आ चुकी थी, किंतु वो कभी पकड़ा नहीं गया था। लेकिन आज इस नाटकीय ढंग से अचानक ही हाथ आ गया। मैं खुश था कि मेरे पुलिस जीवन का पहला ही दिन इतना सौभाग्यशाली रहा कि वो कुख्यात अपराधी पकड़ा गया। सारी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप ने पांडुरंग से कहा, इसे ले जाकर हवालात में बंद कर दो। देखना, होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मौका मिलते ही ये बदमाश फरार हो जाए। अब क्या फरार होऊंगा इंस्पेक्टर साहब, मंसूर ने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में कहा। अब मैंने हमेशा के लिए इस जुर्म की दुनिया से रिटायर हो जाने का फैसला कर लिया है। अच्छा, और कोई चारा भी तो नहीं है? मंसूर अपने दंतविहीन मुख से मुस्कुराता हुआ बोला, जब नौबत यहाँ तक आ गई है कि एक औरत भी मंसूर को पकड़ ले तो अपनी और दुर्गति कराने की बजाय यही बेहतर है कि रिटायरमेंट ले ली जाए। अच्छा फैसला है। पांडुरंग, ले जाओ इसे। 1 मिनट साहब, क्या हवालात में ऐसे ही बंद करवा देंगे? कुछ खाना वाना नहीं खिलाएंगे? बहुत जोर की भूख लग रही है। इंस्पेक्टर साहब के आदेश पर मैं पास के ढाबे से उसके लिए खाना ले आया। खाना खाने के लिए उसकी हथकड़ी नहीं खोली गई थी। उसने कोई आग्रह भी नहीं किया, बल्कि मुझसे बोला, जरा मेरी जेब से मेरे दांत तो निकाल दो। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। भाई, मेरा नकली जबड़ा जेब में रखा है, वो बोला। बिना उसके मैं खाना कैसे खाऊंगा? मैंने उसकी जेब से जबड़ा निकालकर उसके मुंह में लगा दिया। अब जरा मेरे बाल भी खींच कर उतार दो, वो बोला। सिर से बहुत जोर की सिर पर बहुत जोर की खाज हो रही है। घबराओ मत, ये मेरे बाल नकली हैं। मैंने उसका विग उतारा तो नीचे गंजी चांद नजर आई। मैं उसे आश्चर्य के साथ देखता रह गया, क्योंकि मुंह में दांत लग जाने और सिर से विग उतर जाने के कारण उसका चेहरा ऐसा बदल गया था कि पहचाना भी नहीं जा सकता था। अब मेरी समझ में आ गया कि वो अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया। वो जब कोई वारदात करने के लिए जाता, जबड़ा निकालकर जेब में रख लेता और गंजे सिर पर बिखरे बालों वाला विग लगा लेता। वारदात के बाद वो विग उतार देता और दांत मुंह में लगा लेता। इतने से करतब से ही चेहरा ऐसा बदल जाता कि पहचानना मुश्किल हो जाता। वो खाना खा चुका था। वो इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप के आदेश पर हवलदार पांडुरंग उसे रात भर के लिए हवालात में बंद करने के लिए ले चला। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो भागता हुआ बदहवास सी हालत में लौट आया। साहब, साहब, मंसूर भाग गया साहब। रास्ते में सब इंस्पेक्टर शर्मा मिल गए थे। मैं उन्हें उसकी गिरफ्तारी के बारे में बताने लगा कि वो हम दोनों को धक्का देकर भाग गया। भागते में उसने सब इंस्पेक्टर शर्मा की पिस्तौल भी छीन लिया। शर्मा कहाँ है? वो उसके पीछे गया है साहब, और मैं आपको खबर देने के लिए आ गया। पांडुरंग घबराहट के मारे कांप रहा था। हम भागकर बाहर पहुंचे। सब इंस्पेक्टर शर्मा भी मिल गया। वो भी बुरी तरह बौखलाया हुआ था।
वो राहदारी में हमें धकेलकर उधर को भागा था। शर्मा ने एक और अंधेरे की ओर संकेत करते हुए कहा। मगर उधर से हवलदार आ रहा था। उसका कहना है कि उधर से भागकर कोई नहीं गया। फिर न जाने कहाँ गायब हो गया। हो सकता है संतराम को देखकर वो रास्ता काट गया हो। इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप ने कहा। वो भागकर ज्यादा दूर नहीं गया होगा। वैसे भी हाथ में हथकड़ियां पड़ी हैं। अंधेरे के बावजूद भी लोगों की नजरों में पड़ेगा तो समझ जाएंगे कि वो फरार मुजरिम है। बातों में वक्त बर्बाद न करके चारों तरफ उसे तलाश किया जाए। फिर उन्होंने मुझसे कहा, हो सकता है वो बदला लेने के लिए शंकर की तरफ जाए। तुम जाकर उसे सावधान कर दो। मैं संतराम के साथ एक जीप में बैठा और नई बस्ती की ओर चल दिया। वो वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। पुलिस स्टेशन के पीछे ही थी। कृपा शंकर की दुकान खुली थी। जब हम पहुंचे तो उसने एक ग्राहक को सौदा देकर विदा किया ही था। मंसूर पुलिस स्टेशन से भाग गया है। मैंने जीप में बैठे बैठे ही उससे कहा। हो सकता है कि वो तुमसे बदला लेने की कोशिश करे। बेहतर यही है कि दुकान और मकान के दरवाजे वगैरह अच्छी तरह से बंद करके अंदर बैठ जाओ। मैं ऐसा घबराने वाला आदमी नहीं हूँ। कृपाशंकर ने बड़ी लापरवाही से कहा। मेरे हाथों उसकी जो दुर्गति हुई है, उसे देखते हुए वो इधर का रुख करने की कोशिश भी नहीं करेगा। आप लोग उसे कहीं और जाकर तलाश कीजिए। चाहो तो हम में से कोई यहाँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए रुक सकता है। मैंने कृपाशंकर से कहा। मेरी सुरक्षा के लिए? कृपाशंकर उपेक्षा से बोला। क्यों मजाक करते हो? जाकर पब्लिक की सुरक्षा की चिंता कीजिए। अपनी रक्षा में आप करने में समर्थ हूँ। हम लोग जीप आगे बढ़ा ले गए। मैं और संतराम लुटेरे मंसूर की तलाश में सड़कों पर जीप दौड़ाते घूम रहे थे। लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो भागकर किधर गया होगा और हमें उसे कहाँ तलाश करना चाहिए। अचानक वायरलेस पर यह सूचना गूंज उठी। नई बस्ती कृपाशंकर की दुकान पहुंचो। उसकी हत्या कर दी गई है। हमने तुरंत जीप का रुख उधर किया। वहां जाकर देखा तो पाया कि कृपाशंकर दोनों ओर से काउंटरों के बीच फर्श पर पड़ा है। उसके आसपास उसके चेहरे से निकला खून वहां पड़ा हुआ था। कुछ शीशे के टुकड़े कुछ शीशे के बोर्ड नीचे गिरकर टूट गए थे और उनका सामान भी बिखरा पड़ा था। मिसेस सरला शंकर अपने पति की लाश पर झुकी हुई थी। हमें देखकर उसने अवरुद्ध कंठ से कहा, उसने उस लुटेरे ने इन्हें जान से मार डाला। तब तक इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप भी वहां पहुंच गए थे। लाश का निरीक्षण करके वे स्वयं से ही बोले, गोली माथे के बीचों बीच मारी गई है। लगता है फर्श पर गिरने से पहले ही ये मर चुका था। उसके बाद उन्होंने सरला शंकर का बयान सुना। हत्यारे के भागने की खबर सुनकर इन्होंने मुझे बुलाकर बताया कि पुलिस क्या कह गई है। मैंने इनसे फौरन दुकान बंद करने के लिए कहा। पहले तो ये नहीं माने, लेकिन मेरे जोर देने पर मान गए। मैं बाहरी शोकेस को ऊपर का सब मैं बाहरी शोकेस के ऊपर का सामान उठाकर अंदर रखने लगी। इन्होंने शोकेस पीछे सरकाया और जब ये दुकान का शटर खींचने के लिए आगे बढ़े तो न जाने कहां से वो हत्यारा एकदम प्रकट हो गया। इनकी तरफ पिस्तौल तानकर बोला, तूने मुझे पकड़वाया था ना, देख मैं फिर आ गया और इस बार रुपयों के साथ साथ तेरी जान भी लेकर जाऊंगा। और 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 हत्यारे ने इन्हें गोली मार दी। फिर वो फफक फफक कर रो पड़ी। उसके बाद क्या हुआ? उसे कुछ देर रोने देने के बाद इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप ने पूछा। उसके बाद उसने गले में से रुपए निकाले, करीब 1200 रुपए होंगे, और फिर चला गया। इस बीच वो बराबर मेरी ओर पिस्तौल ताने रहा। मैं असहाय सी देखती रही। वो यहाँ आया कैसे था?
मेरा मतलब है कि किसी कार या मोटरसाइकिल वगैरह पर या पैदल? वो कार में आया था और कार में बैठकर ही चला गया। लगता है बेटे ने भागते में किसी की कार भी चुरा ली, संतराम बोला। तभी तो वो हम लोगों के हाथ नहीं आया। मिसेस शंकर, आपको यकीन है कि वो वही लुटेरा मंसूर था? संतराम की बात की ओर कोई ध्यान न देकर इंस्पेक्टर ने पूछा। सरला शंकर ने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल वही था। मैं उसे देखकर ही पहचान गई थी। लेकिन उस हत्यारे को मेरे पति की हत्या करने की क्या जरूरत थी? रुपए चाहिए थे तो ले जाता, मगर उसने तो उन्हें जान से मार डाला। वो दोनों हाथों में मुंह छिपाकर जोर से रो पड़ी। तब तक वहां डॉक्टर और फोटोग्राफर भी पहुंच चुके थे। लाश का मुआयना करने के बाद फोटो इत्यादि लिए गए। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इस बीच सरला शंकर एक कोने में बैठी रोती रही। मुझे उससे हमदर्दी हो रही थी। कुछ ही घंटों में उसकी गृहस्थी उजड़ गई थी और हत्यारे के हाथों उसका सुहाग लुट गया था। सब कामों से निपटकर इंस्पेक्टर ने उससे कहा, मिसेस शंकर, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। वो क्यों? आप ही अपने पति की हत्या की एकमात्र चश्मदीद गवाह हैं। हो सकता है ये हत्यारा अब तक इस बात को समझ गया हो और उस गवाही को ख़त्म करने के लिए जो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है, वो यहाँ फिर लौट कर आ जाए और आपको ख़त्म कर दे। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? पुलिस स्टेशन में आप ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। आप जैसा बेहतर समझें। सरला शंकर ने धीमी आवाज में स्वीकृति दे दी। हम लोग पुलिस स्टेशन आ गए। मैं समझता हूँ कि एक बार सारी घटना पर फिर से विचार कर लिया जाए। सरला शंकर को एक कुर्सी पर बिठाने के बाद इंस्पेक्टर ने कहा, तो आपके बयान के मुताबिक रात 9 बजे के करीब वो लुटेरा मंसूर अचानक आपकी दुकान पर उस समय प्रकट हुआ जब आपके पति दुकान बंद करने के लिए शटर खींचने जा रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि उस वक्त उसके हाथ में हथकड़ियां थी या नहीं? आप कितनी बार ये सब बातें मुझसे दोहराने के लिए कहेंगे? सरला शंकर ने दुखी स्वर में कहा। मैं वैसे ही बहुत दुखी औरत हूँ, मुझे और ज्यादा तंग मत कीजिए। आपको बिल्कुल भी तंग नहीं किया जाएगा अगर आप ये बता देंगी कि आपने अपने पति की हत्या क्यों की। मिसेस सरला शंकर ही नहीं बल्कि हम सभी चौंक पड़े इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप की ये बात सुनकर। चौंकने की जरूरत नहीं है मिसेस शंकर। आपका बयान ही आपके अपराध की चुगली कर रहा है। आपने कहा कि आप उसे देखते ही पहचान गई। शायद आप समझ रही होंगी कि मंसूर उसी रूप में भागा है जिस रूप में आप उसे देख कर गई थी। बिखरे हुए बाल और दंतवहीन पोपला मुंह। नहीं मैडम, मंसूर जब पुलिस की गिरफ्त से निकलकर भागा तो उसका रूप ऐसा बदला हुआ था कि आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। उस समय उसके बालों का विग उतर चुका था और वो गंजा था। वो देखिए, वो पड़ा हुआ है उसके बालों का विग। साथ ही उसका मुंह भी पोपला नहीं था, बल्कि उनमें दांत थे जो उसने यहाँ खाना खाते वक्त लगाए थे, यानी नकली दांतों का जवाड़ा। उसके बदले हुए रूप को देखकर हम भी एकाएक नहीं पहचान पाए थे। फिर आप देखते ही कैसे पहचान गई? इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप की बातों ने सरला को बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन हकला कर रह गई। इसके साथ एक बात और भी है कि जब मंसूर भागा तो उसने शर्मा का .45 कैलिबर का पिस्तौल छीन लिया था। उस पिस्तौल से अगर चेहरे के पास से गोली चलाई जाए तो माथे में सुराख नहीं बनता, बल्कि चेहरे की धज्जियां ही उड़ जाती हैं। इसका मतलब साफ है कि मिस्टर कृपाशंकर की हत्या किसी दूसरे पिस्तौल से की गई है। वो पिस्तौल आपके पास कहाँ से आया?
सरला शंकर ने फिर कोई विरोध करने की कोशिश नहीं की। उसने लापरवाही से अपने कंधों को झटका देते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हाँ, मैंने अपने पति की हत्या की है। उसने मेरे बाप की गरीबी का फ़ायदा उठाकर मुझसे दूसरी शादी की थी। मैंने उसे अपना नसीब मानकर स्वीकार कर लिया था, मगर उसने ज़िंदगी में कभी मुझे सुख चैन से रहने नहीं दिया। हमेशा मुझे शक की नज़रों से देखता देखा करता था। दुकानदारी में मैं उसका हाथ बटाती, लेकिन अगर कभी किसी पुरुष को मुझसे बात करते देख लेता, तो अकेले में खूब मारता। कहता मैं उस पर डोरे डाल रही हूँ। मेरा जीना हराम कर दिया था उसने। कई बार जी में आया कि किसी दिन उसे मारकर खुद भी आत्महत्या कर लूं, मगर मरना कोई इतना आसान भी तो नहीं है। आज शाम को जब लुटेरा पिस्तौल लेकर लूटने के लिए आ गया था, तो मैंने अपनी जान पर खेल कर उसे पकड़ा। लेकिन मेरे पति ने मेरी प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं कहा। स्वयं ही डींग मांग मारता रहा कि कैसे उसने पिस्तौल की परवाह न करते हुए बहादुरी से उसे पकड़ लिया। इसका भी मुझे कोई गम नहीं। लेकिन उस वक्त मेरे तन बदन में आग लग गई जब पुलिस स्टेशन से घर लौटते ही उसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने उस पराये मर्द को पलटकर क्यों देखा। पिटने के बाद मैं मन से बहुत दुखी बैठी थी कि तभी खबर मिली कि वो लुटेरा पुलिस की गिरफ्त से भाग गया। बस तभी मैंने सोच लिया कि इस मौके का लाभ उठाकर इस शैतान से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया जाए। खबर करने वालों के सामने तो इसने बड़ी दिलेरी दिखाई, पर उनके जाने के बाद फटाफट दुकान बंद करने के लिए इसने मुझे बुलाया। मैं इसका पिस्तौल अलमारी से निकालकर अपने कपड़ों में छिपाती हुई वहां पहुंची। हाँ, उसके पास एक पिस्तौल था, जिसे वो शादी ब्याह अथवा अन्य पार्टियों में रौब जमाने के लिए बड़ी शान से लेकर जाता था। मैं दिखावे के लिए उसका हाथ बटाने लगी। दुकान बंद करते समय जब वो शटर बंद करने के लिए मुड़ा, तो मैंने अपने कपड़ों में से पिस्तौल निकाल कर उसे पुकारा। उसने मेरी ओर देखा और मैंने उसके चेहरे की ओर गोली चला दी। उसके बाद मैंने गल्ले से रुपए निकाले और पिस्तौल के साथ उन्हें मकान के पिछले आंगन में दबा दिया, ताकि ये जाहिर किया जा सके कि वो लुटेरा आया और हत्या करने के बाद रुपए लूट कर ले गया। ये सब करने के बाद उसने पुलिस को फ़ोन किया। हम सब उसे घेरे आश्चर्य के साथ देखते रहे कि ऐसी सीधी-सादी औरत भी क्या हत्या कर सकती है। कम से कम वो लुटेरा मंसूर इस हत्या के आरोप से तो बच गया। आखिरकार संतराम बोला। और मेरे लिए आज की सबसे बड़ी खुशखबरी है। अचानक ही मंसूर की आवाज़ सुनाई दी। हम सब आवाज़ की दिशा में घूमे। दरवाजे के बीच अपने हथकड़ी युक्त हाथों में पिस्तौल लिए मंसूर नकली दांतों की मुस्कुराहट बिखेर रहा था। जब मैं इन दोनों को धक्का देकर भागा, मंसूर ने हवलदार पांडुरंग और सब इंस्पेक्टर शर्मा की ओर देखते हुए कहा, तो सामने से एक पुलिस वाला आता दिखाई दिया। उससे बचने के लिए मैं दूसरी तरफ भागा, मगर उधर भी खतरा नजर आया तो तीसरी तरफ भागा, और इसी तरह बचकर भागता हुआ मैं पखाने में जा घुसा। वहां अंधेरे में बैठा मैं सोचता रहा कि बेटा मंसूर, जिस आदमी को एक औरत पकड़ ले तो समझ लो उसके दमखम चुक गए। ऐसे चुके दमखम वाला आदमी पुलिस से कब तक बचता फिरेगा। एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। फिर भागने से क्या फायदा। मगर आदमी के भीतर एक बेईमान मन भी खेलता है। वो मुझसे कहने लगा कि आज़ादी बड़ी चीज़ है। कई घंटों तक मैं छुपा हुआ इसी हाँ और ना के झूले में झूलता रहा। आखिर यही समझ में आया कि भागने से कोई फायदा नहीं है, तो आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। यानी जब हम तुम्हें पूरे शहर में तलाश कर रहे थे, तो तुम यहीं पुलिस स्टेशन में छुपे हुए थे? इंस्पेक्टर रुद्र प्रताप ने अविश्वसनीय स्वर से पूछा। जी जनाब। यानी इसे कहते हैं बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। पांडुरंग, इसे हवालात में बंद कर दो, मगर होशियार रहना, फिर ना भाग जाए। कहते हुए इंस्पेक्टर ने उसके हाथ से पिस्तौल ले लिया। अगर भागना ही होता हुजूर, तो मैं अपने आप को खुद ब खुद आपके हवाले क्यों करता।
बताइए, हवालात किधर है? मैं खुद ही जाकर बंद हो जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब हम चलते हैं आपके कमेंट्स की तरफ। दोस्तों, बहुत अधिक कमेंट्स नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं उन्हें फटाफट निपटाते हैं। फिर यदि ये एपिसोड 1 घंटे का नहीं बना तो हम दूसरी कहानी भी इसी एपिसोड में इंक्लूड कर लेंगे। राजेश तेजपाल जी का कमेंट है, विक्रम जी नमस्कार, बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए आप बधाई के पात्र हैं, मज़ा आ गया, कृपया जारी रखें। राजेश तेजपाल जी, आप सबके ऐसे कमेंट्स पढ़कर मुझे भी बहुत मज़ा आता है, कसम से। बस यही एक भावना है, यही एक चीज़ है जिसके लिए ये कहानी अभी तक चल रही है। और कम से कम अब तक तो मैं अपने पल्ले से ही खर्च कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। खैर कोई नहीं, वो एक दूसरी बात है। पर आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी हो सकेगा मैं करता रहूँगा ये सेवा। एस के स्टोरीज जी ने लिखा है, आई लाइक इट। थैंक यू एस के जी। कविता सिंह राजपूत जी ने लिखा है, यू आर जस्ट ऑसम विद योर नरेशन, योर वॉइस, योर डिलीवरी, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। कविता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैंने इन राइटिंग भी आपको कमेंट का उत्तर दिया है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा मैंने कहा, आप सबका ये प्रोत्साहन ही मेरा उद्देश्य है। सूरज कुमार जी कह रहे हैं, थैंक यू वेरी नाइस सर, थैंक यू जी। वैभव देशमुख जी ने कहा है, जय श्री राम सर जी, ट्विस्ट रोमांचक लेकिन अजीबोगरीब अंत, रीयूनियन पार्टी के अंतिम भाग में। सही कहा आपने। तो पाठक साहब कभी कभार ऐसा करते हैं, कभी कभार नहीं, अक्सर करते हैं। मैं एक दूसरी कहानी लाने वाला हूँ, उसमें भी आप ऐसा ही पाएंगे शायद। सूरज कुमार जी ने फिर लिखा है, थैंक यू वेरी नाइस सर, थैंक यू जी। दीपक दूना जी कह रहे हैं, आपकी आवाज़ बड़ी शानदार और प्रभावशाली है, साथ ही साथ आपकी समझ भी उच्च कोटि है। यूट्यूब पर हिंदी में आप अद्वितीय हैं। अरे प्रभु, इतना सम्मान, अहोभाग्य, धन्यवाद। अद्वितीय, चलिए बहुत बड़ा शब्द आपने प्रयोग कर दिया माननीय। हाँ, प्रयास है। ठीक है, धीरे धीरे आदमी सीख जाता है। तो मैं भी सीख गया हूँ, शायद और सीखना बाकी है अभी तो। पर खैर, आपने इतना हौसला अफजाई की, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज कुमार जी ने फिर लिखा है, थैंक्स एंड वेरी नाइस सर। ललित माकन जी कह रहे हैं, भाई जी एक के बाद एक दो एक साथ मज़ेदार कहानियाँ सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, धन्यवाद। ललित जी, हुआ क्या कि ये जो हम ये रीयूनियन पार्टी वाली जिसकी बात है ना, और आप लोगों ने देखा होगा, तो मेरा प्रयास अब यही रहेगा कि हम थोड़े बड़े एपिसोड अपलोड करें। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि रोज़ का एक 1 घंटे वाला एपिसोड हो, तो आप मैं एक काम करता हूँ, मैं ना पोस्ट डाल देता हूँ और उस पे वोटिंग करा लेते हैं ना। क्या कहेंगे लोग, उसके हिसाब से चलते हैं। तब तक ये छोटी कहानियाँ जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। सूरज कुमार जी तो हमेशा की तरह थैंक्स एंड वेरी नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज कुमार जी। विवेक विवेक का अहेर जी ने लिखा है, लव, वेरी नाइस नॉवेल, लव्ड योर वॉइस एंड प्रेजेंटेशन, थैंक यू। राजेश जी ने लिखा है, वेरी नाइस, थैंक यू भाई, थैंक्स एंड वेरी नाइस सर। सूरज कुमार जी फिर से लिख रहे हैं। मोहित कुमार जी का कमेंट है, दिवाली की रात सुनील सीरीज चाहिए। मोहित जी, समझ में नहीं आया आपका तात्पर्य क्या है। सुनील सीरीज की कोई कहानी है जिसका नाम दिवाली की रात है? क्या बात कर दी? दिवाली की रात सुनील सीरीज, दिवाली की रात, दिवाली की रात, हाँ ठीक है, अच्छा याद दिलाया। क्या है इसका वो,
हसीना को मुसीबत में ना देख पाने की अपनी मजबूरी के तहत सुनील ने उस दिवाली की रात को जब एक हसीना की मदद की और उसे अपने फ्लैट में पनाह दी, तो वो अनजान हसीना अपने पीछे उसके लिए एक लाश छोड़ गई। एक ऐसे इंसान की लाश जिसको खुद सुनील पूरे शहर में बड़े खतरनाक इरादों के साथ ढूंढता फिर रहा था। ठीक है, नोटेड सर। फागुनी बहन जी कह रहे हैं, फागुनी बहन पटेल ने लिखा है, मुझे तो ये नावल पहले से ही ज़्यादा पसंद है। मैं तो चाहती हूँ कि कोई इस स्टोरी की मूवी बनाना चाहिए। आप क्या कहते हैं, बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छी वो थी, और उसमें इसमें ना प्रोडक्शन वर्क ज़रा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वैसा महल, हालांकि वहाँ वो अपना रामोजी स्टूडियो में ऐसे बहुत कुछ होगा जो लोग बाहुबली जैसी फिल्में बना सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। लेकिन वही है कि किसी का ध्यान हो इस तरफ तो ना, तो क्या कह सकते हैं फागुनी बहन, हमारे पास पैसा होता तो जरूर बना देते। खैर, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे स्पार्टा जी ने ये फूलों का गुलदस्ता टाइप भेजा है, थैंक यू। अजय राजपूत जी ने लिखा है, शानदार प्रस्तुति। मैं एक बार देख लूं कि कोई ऐसा कमेंट तो नहीं है जिसको उत्तर ना दिया हो और वो विद अनरिस्पॉन्डेड कैटेगरी में भी ना हो। हम्म, वैसे मैंने करीब करीब, हाँ, मैंने बाद रिटर्न में भी दे दिए थे। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, एक और स्टोरी शुरू करते हैं। रात के 1 बजे दरवाजे की घंटी तेज आवाज में बजी तो इंस्पेक्टर ज्ञान सिंह बड़बड़ा कर जागा। दरवाजा खोला तो शहर के सबसे बड़े भवन निर्माता विनय मोहन को, जो उसका बहुत पुराना दोस्त भी था, घबराई हुई हालत में अपने सामने खड़ा पाया। क्या बात है विनय, इतनी रात गए तुम? दरवाजा खुलते ही विनय आंधी तूफान की तरह भीतर घुस आया, जैसे उसके पीछे सैकड़ों भूत लगे हों। एक सोफे पर निढाल सा होकर गिरता हुआ वो हाँफते हुए स्वर में बोला, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ ज्ञान। इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। अरे मगर हुआ क्या? वो वो कोमल की हत्या हो गई है। ज्ञान जानता था कि कोमल विनय की प्रेमिका का नाम है, जिसके साथ उसका बहुत पुराना चक्कर चल रहा था, जो हेमा से शादी हो जाने के बाद भी रुका नहीं था। ये तो गलत बात है। कैसे? उसने एकदम चौंक कर पूछा। विनय से ज्ञान को मालूम हुआ कि रोज की भांति वो आज भी 8 बजे कोमल के फ्लैट पर पहुंच गया था। 9 बजे जब वहां से विदा हुआ तो वो काफी खुश था, क्योंकि उसने उससे कहा था कि जैसे ही उसे हेमा से तलाक मिलेगा वो उससे शादी कर लेगा। ज्ञान ने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे पति पत्नी के झगड़े की जानकारी थी। वो विनय को भी दूध का धुला नहीं मानता था, क्योंकि शादी के बाद भी उसने कोमल के साथ अपने संबंधों को समाप्त नहीं किया था। 12 बजे के करीब जब मैं उसे खुशखबरी सुनाने के लिए उसके पास पहुंचा तो वो मरी पड़ी थी। किसी ने उसे गोली मार दी थी। वो खुशखबरी क्या थी जिसे सुनाने के लिए तुम सुबह होने का भी इंतजार नहीं कर सके और आधी रात को ही वहां पहुंच गए? मैं उसे ये बताने के लिए पहुंचा था कि हेमा को तलाक देने के लिए मजबूर कर लिया है। अब मैं बहुत जल्दी उसके फंदे से आजाद हो जाऊंगा। और हेमा तुमको तलाक देने के लिए कैसे मजबूर हो गई? हमने उसे 3 स्टार होटल में एक कमरे में महेश के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ज्ञान के लिए यह सूचना चौंकाने वाली थी, क्योंकि वो हेमा को अच्छी तरह जानता था। वो शहर के सबसे बड़े रईस सेठ राजेंद्र प्रसाद की इकलौती बेटी थी, जो उसके मरने के बाद उनकी समस्त संपत्ति की मालकिन बनी। लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में भी इतनी विशाल संपत्ति मिल जाने के बावजूद कभी भी उसके चरित्र के बारे में कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी गई थी।
ये हमने से तुम्हारा क्या मतलब है? ज्ञान ने पूछा। क्या कुछ और लोग भी हैं तुम्हारे साथ? मेरे साथ फोटोग्राफर सुशील भी था। फोटोग्राफर सुशील? वो बदमाश तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? मैंने उसे हेमा के पीछे लगाया था ताकि वो हेमा और महेश के ऐसे फोटो खींच ले जिन्हें अदालत में दिखाकर तलाक हासिल किया जा सके। अब मैं तुम्हारी चालाकी समझ गया विनय। महेश को भी तुमने ही हेमा पर डोरे डालने के लिए कहा होगा, वरना वो ऐसी औरत नहीं है। जब वो लाख मेरे कहने के बावजूद मुझे तलाक देने के लिए तैयार नहीं हो रही थी तो मैं क्या करता? सुशील और महेश को उसके पीछे लगाना पड़ा मुझे, ताकि वो तलाक के लिए ऐसे फोटो हासिल कर सके जिससे। तुम एक नंबर के हरामी हो विनय। जो कुछ भी हूं तुम्हारे सामने हूं, लेकिन ये सच है कि मैंने कोमल की हत्या नहीं की। अपनी बात को साबित करने के लिए तुम्हारे पास सबूत है क्या? सबूत तो कोई नहीं है, लेकिन मैं निर्दोष ना होता तो इस तरह तुम्हारे पास ना चला आता। मैं फिलहाल तुम्हारी बात पर यकीन करके तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा, बल्कि अपनी जिम्मेदारी पर छोड़ रहा हूँ। मगर जरूरत पड़ने पर तुम्हें उपलब्ध होना पड़ेगा। अब तुम अपने घर जाओ। मैंने अब घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। फिलहाल चार मीनार होटल में ठहरने का फैसला किया है मैंने। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे वहां खबर कर देना। विनय के जाने के बाद ज्ञान ने पुलिस स्टेशन फोन किया। जिस समय ज्ञान कोमल के फ्लैट पर पहुंचा तो पुलिस उससे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। कोमल की लाश बाहरी दरवाजे के निकट ही फर्श पर पड़ी थी। उसने एक पारदर्शी नाइटी पहनी हुई थी। उसकी छाती में 3 गोलियों के सुराग थे। लाश के निकट ही एक छोटा सा पिस्तौल पड़ा हुआ था। ज्ञान ने रुमाल से पकड़कर उसे सूंघा। बारूद की गंध अभी भी आ रही थी। मुझे तो ये विनय मल्होत्रा का ही काम लगता है सर, सब इंस्पेक्टर असलम ने कहा। किसी बात पर कोमल से झगड़ा हो गया होगा और उसने गुस्से में आकर इसे गोली मार दी। बाद में आपसे दोस्ती का फायदा उठाने के चक्कर में अपने को बेकसूर साबित करने के लिए वो खुद ब खुद आपके पास पहुंच गया। मगर ये बात समझ से बाहर है कि हत्या करने के बाद पिस्तौल यहाँ क्यों फेंक गया। तुम इस बारे में विनय से पूछताछ करो, ज्ञान सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। वो होटल चार मीनार में ठहरा है। मैं जाकर हेमा से मिलता हूँ। पुलिस जीप में हेमा की कोठी की ओर जाता हुआ ज्ञान विचारों के भंवर जाल में उलझा हुआ था। विनय उसके कॉलेज के जमाने का दोस्त था और कोमल से उसका रोमांस कई साल पुराना था। मगर शादी उसने स्वर्गीय सेठ राजेंद्र प्रसाद की इकलौती बेटी हेमा के साथ की। ज्ञान जानता था कि उसने दौलत के लालच में हेमा से शादी करके कोमल को धोखा दिया है। फिर भी उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कोमल उससे नाराज होने के बजाय शादी के बाद भी विनय से अपने संबंध बनाए रही, यानी उसकी रखैल बन गई। जहां तक हेमा का सवाल था तो वो शुरू से ही गंभीर प्रकृति की थी। विनय के स्वस्थ और सुंदर रूप को देखकर वो मोहित हो गई तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता। उसके बारे में कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनी गई, जबकि ये सब जानते हैं कि वो हेमा का ही रुपया था जिसके बलबूते पर विनय मल्होत्रा शहर के सबसे बड़े भवन निर्माता के रूप में उभर कर आया। कहा तो ये भी जाता है कि हेमा ने अपनी जायदाद उसके नाम कर दी थी। ये बात भी किसी से छुपी नहीं थी कि कुछ अरसे से दोनों पति पत्नी में जबरदस्त झगड़ा चल रहा था। विनय मल्होत्रा हेमा से तलाक लेना चाहता था और वो उसे किसी कीमत पर तलाक देना नहीं चाहती थी। जिस समय वो कोठी पर पहुंचा तो भीतर की बत्तियां जल रही थी। अपने ड्राइंग रूम में उसका स्वागत करते हुए हेमा बोली, इस बेवक्त यहाँ आने की कोई खास वजह है क्या ज्ञान? विनय कह रहा था कि उसने तुम्हें महेश के साथ किसी होटल के कमरे में एक साथ पकड़ा है। वो स्वयं ही एक कुर्सी पर बैठता हुआ बिना किसी भूमिका के बोला,
मुझे उसकी बात का यकीन नहीं आया, इसलिए तुमसे पूछने चला आया कि सच्चाई क्या है? पकड़ लिया था तो कौन-सा आसमान टूट पड़ा? वो वर्षों से उस छिनाल कोमल के साथ रंगरलियाँ मनाता रहा तो कोई बात नहीं। अगर मैंने भी वही सब शुरू कर दिया जो वो वर्षों से कर रहा है, तो ये तिलमिलाहट क्यों? मुझे अब भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि लेकिन इस बारे में अब कोई और बात करने से क्या लाभ? वो मुझसे तलाक लेना चाहता है और मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ। बस बात खत्म। बात तो अब शुरू हुई है हेमा। कोमल की हत्या कर दी गई है। जो औरत दूसरों के सुखी संसार में आग लगाए, उसका यही हश्र होना चाहिए। लेकिन हत्या की किसने? यही जानने की कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। कहीं तुम ये तो नहीं समझ रहे कि हत्या मैंने की है? हेमा बोली। अगर ऐसा है तो मैं कहूंगी कि तुम गलत रास्ते भटक रहे हो। मैं रात 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होटल 3 स्टार के कमरा नंबर 120 में महेश के साथ मौजूद थी। वही विनय ने हमें अपने फोटोग्राफर दोस्त के साथ पकड़ा था। तुम्हारे जैसी औरत और महेश के साथ? इस बात को बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं। अब अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हों तो मैं आराम करना चाहूंगी। बस एक सवाल और। ज्ञान सिंह रुमाल में लिपटा पिस्तौल निकाल कर बोला। इस पिस्तौल को पहचानती हो ना? ये तो मेरा है। तुम्हें कहां से मिला? लाश के पास से। इसका मतलब है कि हत्यारा मुझे फांसने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं ज्ञान के पिछले हफ्ते ये पिस्तौल मेरी दराज से चोरी चला गया था और पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज है। तुम्हारी दराज में से चोरी चला गया था? वहां से कौन ले जा सकता है? तुम पुलिस वाले हो। इस बात का अनुमान तुम मुझसे बेहतर लगा सकते हो। अगला दृश्य। रात देर से सोने के कारण मैं अगले दिन देर से उठा और देर से ही पुलिस स्टेशन पहुंचा। सब इंस्पेक्टर असलम ने बताया कि उसने रात को ही विनय मल्होत्रा को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। किंतु आज सुबह ही उसकी पत्नी हेमा मल्होत्रा अपने वकील के साथ आई और विनय की जमानत करा कर ले गई। उसने सुशील और महेश को भी पुलिस स्टेशन बुला लिया है और उनसे पूछताछ करने वाला ही था। अब पूछताछ ज्ञान ने शुरू की। सबसे पहले फोटोग्राफर सुशील का बयान कुछ इस प्रकार उभर कर आया। मुझे मल्होत्रा साहब ने मिसेस मल्होत्रा के पीछे लगाया था ताकि मैं उनके कुछ फोटो ले लूं जो अदालत में तलाक लेने के काम आ सकें। मल्होत्रा साहब ने ही मुझे महेश के बारे में बताया था कि वो एक ऐसा युवक है जिसकी मर्दाना खूबसूरती पर बहुत सी लड़कियां फिदा हैं, किंतु वो अपनी बुरी आदतों की वजह से हर समय आर्थिक तंगी में रहता है। मैंने महेश से बात की और वो 2,000 रुपये के बदले हमारे मुताबिक काम करने को तैयार हो गया। उसने मिसेस मल्होत्रा के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर उनसे अपनी जान पहचान बढ़ानी शुरू की। फिर कल दिन में महेश ने मुझे बताया कि आज रात 3 स्टार होटल में मिसेस मल्होत्रा के साथ मुलाकात निश्चित हो गई है। कमरा नंबर 120 बुक भी कर लिया गया है। रात को मिसेस मल्होत्रा के वहां पहुंचने के बाद वो फ़ोन करेगा और मैं तभी होटल पहुंच जाऊं। वो कमरे की खिड़की खुली रखेगा ताकि मैं उन दोनों के फ़ोटो आराम से खींच सकूं। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि वो खिड़की किस तरह खुली रख पाएगा। फिर भी मैं शाम से ही उसके संदेश की प्रतीक्षा में अपने फ़ोन से जुड़कर बैठ गया। 8, 9 फिर 10 बज गए, लेकिन महेश का कोई फ़ोन नहीं आया। एक बार तो मेरे दिमाग में आया कि शायद प्रोग्राम कैंसल हो गया हो, लेकिन महेश को इसकी सूचना तो मुझे देनी चाहिए थी। फिर दिमाग में आया कि चलकर देखा जाए। मैं होटल पहुंच गया। कमरा नंबर 120 बुक था और उसकी खिड़की भी बंद थी। होटल के वेटरों से पूछताछ करने पर जो हुलिया उभर कर सामने आया वो मिसेस मल्होत्रा और महेश का ही था। मेरी समझ में न आया कि मैं क्या करूं। फोटो खींचने का कोई रास्ता मुझे न दिखाई दिया। आखिर 10:30 बजे मैंने मिस्टर मल्होत्रा को फ़ोन करके बताया कि महेश और मिसेस मल्होत्रा दोनों एक कमरे में बंद हैं। अगर वो तुरंत वहां पहुंच जाएं तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। मिस्टर मल्होत्रा तुरंत वहां पहुंच गए और उन्होंने उन दोनों को एक कमरे में
बंद स्थिति में पकड़ लिया। पति पत्नी में काफ़ी कहासुनी हो गई और झगड़ा तब समाप्त हुआ जब मिसेज मल्होत्रा तलाक देने के लिए तैयार हो गई। महेश का बयान था, जी हाँ, मुझे मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी पत्नी हेमा मल्होत्रा के पीछे लगाया था ताकि मैं उन्हें अपने रूप जाल में फंसाकर कुछ ऐसे फोटो खिंचवा लूं जिसका उपयोग वो तलाक लेने के लिए कर सकें। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए 2,000 रुपये के बदले मैं काम करने के लिए तैयार हो गया। मिसेज मल्होत्रा मेरे साथ होटल के कमरे में एक रात गुजारने के लिए भी तैयार हो गई। मैंने इसकी सूचना सुशील को दी ताकि वो तैयार रहे। वायदे के मुताबिक मिसेज मल्होत्रा ठीक 8:30 बजे होटल पहुंच गई। मौके की तलाश में मैं था ही कि कब सुशील को फ़ोन करके यहाँ पहुंचने के लिए कहूँ। लेकिन जब मिसेज मल्होत्रा ने मुझे अपने दुख भरी कहानी सुनाई कि किस प्रकार विनय मल्होत्रा ने उनकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है, तो मेरा दिल पिघल गया। मैं बुरा आदमी ज़रूर हूँ, मगर इतना नीच भी नहीं हूँ इंस्पेक्टर साहब कि किसी दुखियारी औरत के दुख को ना समझ सकूं। मैंने तभी फैसला कर लिया कि मैं सुशील अथवा विनय मल्होत्रा की उस नीच कर्म में कोई मदद नहीं करूंगा। बल्कि मैंने मिसेज मल्होत्रा को अपनी बहन मानकर उनके सामने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया। हम दोनों कमरे में बैठे एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी विनय मल्होत्रा सुशील के साथ वहां पहुंच गए और दोनों पति पत्नी में काफी झाएं झाएं हुई। उसके बाद उसने वही बताया जो फोटोग्राफर सुशील बता चुका था। उसे भेजने के बाद ज्ञान सिंह ने असलम से कहा, मैं हेमा मल्होत्रा से मिलने जा रहा हूँ, इस बीच तुम एक काम करना। और ज्ञान उसे कुछ समझाने लगा। ज्ञान हेमा की कोठी पर पहुंचा ही था कि भीतर से विनय बाहर निकला। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। उसे देखकर वो ठिठका और रोषपूर्ण स्वर में बोला, अच्छे दोस्त हो तुम। मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया और उसके बाद भी मुझे अपमानित करने के लिए तुमने मुझे गिरफ्तार करवा दिया। वो असलम का काम था, लेकिन मैं समझता हूँ कि तुम्हारी गिरफ्तारी ही ठीक ही हुई थी। कम से कम ये तो साबित हो गया कि हेमा तुम्हें कितना प्यार करती है। प्यार करती है? माई फुट। अगर वो तुम्हें प्यार न करती तो तुम्हारी जमानत क्यों कराती? उसने मुझे जलील करने के लिए मेरी जमानत कराई थी। अगर मैं इस बात को पहले से जानता होता तो मैं उसकी मेहरबानी कभी स्वीकार न करता और ना ही उसके साथ यहाँ आता। कहकर वो बाहर की ओर चल दिया। लेकिन तुम अब जा कहाँ रहे हो? होटल। जब तक कोई और बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक मेरा घर वही है। भीतर हेमा खड़ी थी, धीर गंभीर सी। विनय से तुमने कुछ कहा है क्या? ज्ञान ने पूछा। बहुत गुस्से में गया है? वो गुस्सा करने के अलावा और जानता ही क्या है। तुम खड़े क्यों हो? बैठो। कहते हुए वो स्वयं भी बैठ गई। विनय की जमानत कराकर तुमने ये तो साबित कर दिया कि तुम उसे बहुत प्यार करती हो। ज्ञान उसके सामने बैठता हुआ बोला। पहले करती थी, लेकिन अब उस आदमी के लिए मेरे मन में कोई कोमल भावना नहीं बची। फिर तुमने उसकी जमानत क्यों कराई? मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा किया है। जब तक हम दोनों के बीच तलाक नहीं हो जाता तब तक वो मेरा पति है और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति जेल में रहे। इसलिए मैंने उसकी जमानत कराई। मगर विनय समझा कि मैं उससे समझौता करना चाहती हूँ। इसलिए मुझे उसकी गलतफहमी दूर करनी पड़ी और वो गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। तभी फोन की घंटी बजी। हेमा ने उठकर रिसीवर उठाया। कुछ बात करने के बाद रिसीवर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, असलम का फोन है तुम्हारे लिए। ज्ञान ने रिसीवर हाथ लेकर कान से लगा लिया और माउथ पीस में बोला, हेलो असलम, क्या बात है? अच्छा, वो टूट गया? मुबारक हो। अपना अपना अपराध स्वीकार करते हुए सब कुछ कबूल कर लिया उसने। यानी ज्यादा पहले यानी ज्यादा पैसे के लालच में दल बदल कर गया वो। ठीक कह रहे हो तुम कि उसके बयान की रोशनी में सारी बात शीशे की तरह साफ हो गई है।
हाँ, गिरफ्तारी तो करनी पड़ेगी। ये भी सही कहा। ना चाहते हुए भी मुझे ये काम करना तो पड़ेगा। उसके बाद वो रिसीवर रखकर घूमा और स्थिर दृष्टि से हेमा को घूरने लगा। हेमा भी उसे ही देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था और होंठ कांप रहे थे। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। ज्ञान उसे स्थिर दृष्टि से देखता रहा। एक लंबी चुप्पी तलवार की तेज धार की तरह वहां खिंच गई। ज्यों जो उस चुप्पी की लंबाई बढ़ती गई, त्यों तो वो कंपकपाहट हेमा के होठों से उतरकर उसके सारे शरीर में फैलती चली गई। क्या तुम मुझे गिरफ्तार करोगे ज्ञान? किसी तरह कांपती हुई आवाज में उसने पूछा। तुमने ऐसा क्यों किया होगा? प्रत्युत्तर में ज्ञान ने भी प्रश्न किया। मैं और क्या करती? हेमा अपने पर काबू न रख सकी और फट पड़ी। जब मैंने विनय से शादी की थी, तब मुझे ये नहीं मालूम था कि वो मुझसे नहीं, मेरी दौलत से शादी कर रहा है। मैंने उसे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस जमाने के लिए पैसा दिया, यहाँ तक कि अपनी संपत्ति का एक हिस्सा भी उसके नाम कर दिया। लेकिन इस लालची कुत्ते ने मेरी सारी संपत्ति पर अपना हक जमाने के लिए मुझे जान से मार डालना चाहा। सुन रहे हो ना तुम? इस आदमी ने मुझे जान से मार डालना चाहा, उस चुड़ैल कोमल की खातिर। लेकिन मैं सौभाग्य से बच गई। बाद में असलियत मुझ पर खुलनी शुरू हो गई कि ये इन दोनों की साजिश थी। विनय मुझसे शादी कर ले और फिर किसी तरह मुझे रास्ते से हटाने के बाद वो मेरी संपत्ति का मालिक बनकर कोमल से शादी कर लेगा। मैं सावधान हो गई। जब विनय को ये पता लगा कि वो मुझे मारकर सारी संपत्ति का मालिक नहीं बन पाएगा, तो उसने जो भी हत्थे लगा उसी पर संतोष करके मुझसे पिंड छुड़ा लेना चाहा, ताकि वो कोमल से शादी कर सके। इसलिए वो मुझसे तलाक मांगने लगा। लेकिन मैं उसे तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए नहीं कि मेरे दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत थी, बल्कि इसलिए कि वो मेरे अरमानों का खून करके कोमल के साथ शादी करके गुलछर्रे उड़ाए। ये मुझे मंजूर नहीं था। वो इतनी नीचता पर उतर आया था कि उसने गलत ढंग से महेश और सुशील को मेरे पीछे लगाकर तलाक के लिए आवश्यक सबूत जुटाने की कोशिश की। लेकिन मैंने उसके इरादों को नाकाम करने का फैसला कर लिया था। उस होटल में महेश के साथ मैंने अपनी मुलाकात निश्चित की और वो 20,000 रुपये के बदले में मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गया। उसने मुझे विनय की सारी चालबाजी खोल कर बता दी। 50,000 रुपये के बदले में वो ये कहने के लिए तैयार हो गया कि मैं उसके साथ उसी कमरे में थी और कहीं बाहर नहीं गई थी। ये बदनामी मैं इसलिए मोल लेने को तैयार हो गई ताकि कोमल की हत्या का अपराध मुझ पर न लगाया जा सके। मैं महेश की सहायता से चुपचाप होटल से बाहर निकली और कोमल के फ्लैट पर पहुंची। मुझे मालूम था कि विनय वहां से 9 बजे निकल जाता है। कोमल ने दरवाज़ा खोला और मैंने उसी पिस्तौल से गोली मारकर उसे वहीं ढेर कर दिया, जिसके चोरी जाने की रिपोर्ट मैं पहले पुलिस में कर चुकी थी। पिस्तौल वहीं फेंक कर मैं वापस आ गई और होटल के उस कमरे में बैठकर महेश से बातें करने लगी, जहां विनय सुशील के साथ पहुंचा और मुझ पर बदचलनी का आरोप लगाकर गालियां देने लगा। कुछ देर के झगड़े के बाद मैं तलाक देने को राजी हो गई, क्योंकि मैं जानती थी कि अब वो कभी कोमल से शादी नहीं कर सकेगा। मुझे धोखा देकर वो जो सुख हासिल करना चाहता था, वो अब उसे जीवन में कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम विनय से इतनी नफरत करती हो, तो उसकी जमानत क्यों कराई तुमने? ज्ञान ने पूछा। क्योंकि महेश को 50,000 रुपए के लालच में मैंने फिलहाल तो अपनी तरफ मिला लिया था। लेकिन मुझे खतरा था कि या तो महेश कहीं जुबान खोलकर मेरे अपराध को उजागर कर देगा, या फिर मुझे जिंदगी भर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने महेश को भी खत्म करने का फैसला कर लिया था। लेकिन विनय के पुलिस हिरासत में रहते हुए अगर मैं महेश को खत्म करती, तो शक सीधा मुझ पर ही जाता। इसलिए मैंने विनय को छुड़ाने के लिए जमानत कराई, ताकि यह समझा जाए कि महेश के विश्वासघात के कारण विनय ने ही उसकी हत्या कर दी। तब विनय को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा पाएगा। मगर अफसोस कि इससे पहले ही महेश ने पुलिस के आगे सब कुछ स्वीकार कर लिया। तुम्हें गलत फहमी हुई है हेमा।
महेश ने पुलिस के सामने कुछ स्वीकार नहीं किया, बल्कि वही बयान दिया है जो तुमने उसे सिखाया था। तो फिर जो तुमने अभी फ़ोन पर बातें की, वो तो मैंने एक नाटक किया था, तुम्हारे दिल के चोर को उभारने के लिए, और उसमें मैं सफल रहा। यानी तुम शुरू से ही जानते थे कि हत्या मैंने की है? नहीं, शुरू से तो नहीं जानता था, लेकिन तुम्हारी कुछ बातों ने शक पैदा किया। सबसे बड़ी शक वाली बात तो यही थी कि जब तुम विनय से इतनी नफ़रत करती हो, तो तुमने उसकी ज़मानत क्यों कराई? दूसरी शक वाली बात महेश का बयान थी। उसके कैरेक्टर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें फँसाने के लिए विनय ने उसे 2000 रुपए दिए। तुमने उसे बहुत बड़ी रकम का लालच देकर उसे अपनी ओर मिला लिया हो, तो कोई ताज्जुब नहीं। उसके कैरेक्टर को देखते हुए उसका ये कहना भी बड़ा हास्यास्पद सा लगा कि उसने तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें अपनी बहन बना लिया। जबकि ये बात किसी से छुपी नहीं कि महेश ने मुंह बोली बहन बनाकर अनेक लड़कियों का सर्वनाश किया है। इसके अलावा और भी बहुत सी शक की परछाइयां आसपास घूम रही थी, जैसे कोमल की लाश का दरवाजे के पास ही पड़ा मिलना। जाहिर था कि जिसने भी हत्या की है वो बहुत जल्दी में था, और उसने कोमल के दरवाजा खोलते ही उसे गोली मार दी। पिस्तौल का वहीं पड़ा होना जिसकी चोरी की रिपोर्ट भी तुमने ही दर्ज कराई थी। ये सब बातें एक ऐसी योजना को उभार रही थी जिससे शक की सुई तुम्हारी तरफ ही घूम रही थी। यानी तुम्हारा शक विनय की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया? सबसे पहले मुझे विनय पर ही शक हुआ था। जब कल आधी रात के वक्त उसने मेरे घर आकर मुझे जगाया, तो मैं यही समझा कि हत्या करने के बाद मेरी दोस्ती का लाभ उठाकर वो अपराध से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बाद की घटनाओं और बयानों ने मुझे तुम्हारी तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया। पुलिस स्टेशन में असलम को सारी योजना समझाकर मैं यहाँ आया, और उसने योजना अनुसार मुझे फ़ोन किया। अगर तुमने फ़ोन पर की गई मेरी बातों को ध्यान से सुना हो, तो मैंने उसमें एक बार भी महेश का नाम नहीं लिया। ना ही ये ज़ाहिर होने दिया कि जिसे गिरफ्तार करना है वो औरत है या मर्द। लेकिन इतना मुझे विश्वास था कि वो सब सुनकर तुम्हारे दिल का चोर छुपा नहीं रह सकेगा और डरकर बाहर निकल आएगा। और वही हुआ भी। तो क्या तुम मुझे वाक़ई गिरफ्तार कर लोगे? तुमसे पूरी सहानुभूति होने के बावजूद भी मुझे अपना फ़र्ज़ तो पूरा करना ही पड़ेगा। हेमा ने फिर कुछ नहीं कहा, बस अपराधिनी की तरह अपना सिर झुका लिया। चलिए दोस्तों, ये थी वो दूसरी कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। यदि नहीं आई तो कोई बात नहीं, हम और कहानियाँ लाएँगे जल्दी ही। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।